जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 7 के एनसीईआरटी में रेशम को। जैसा कि मैंने 2 वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ। 2 वीडियो ख़त्म कर चुका हूँ और यह तीसरी वीडियो है। तो आप लोगों के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, जिसमें आप लोगों को मैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी का रेशम चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेशम चैप्टर का नाम है रेशम से वस्त्र तक। रेशम से वस्त्र तक, इस चैप्टर का नाम है यह चैप्टर का नाम है रेशम से वस्त्र तक। याद रखना है। अब देखेंगे रेशम जो होता है, सबसे पहले रेशम जो होता है रेशे से प्राप्त होता है। रेशे से प्राप्त होता है तो रेशे कितने प्रकार के होते हैं और रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो रेशे सबसे पहले एनिमल से प्राप्त होते हैं। एनिमल एनिमल से प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल फाइबर। क्या बोलते हैं? एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर से जो भी प्राप्त होते हैं, जैसे एनिमल से प्राप्त मतलब कि जंतु से प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, जंतु से प्राप्त होते हैं। जंतु से प्राप्त होते हैं। जंतु से प्राप्त होते हैं। और एनिमल फाइबर के अंतर्गत आते हैं कौन कौन सी चीज़? सबसे पहले मतलब 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है ऊन और एक होता है रेशम। क्या होता है? रेशम। तो हम लोग पहले ऊन के बारे में देखेंगे। ऊन क्या होता है और रेशम क्या होता है? तो ऊन के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ऊन जो होता है किस किस जानवरों से प्राप्त होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऊन जो प्राप्त होता है भेड़, भेड़, बकरी। फिर उसके बाद कौन सा एक जानवर होता है? याक। याक होता है, उससे प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि इसका एक स्टेटमेंट है कि ऊन जो देने वाले जंतु होते हैं, ऊन से जिससे ऊन प्राप्त होता है, ऊन जिन जंतुओं से प्राप्त होता है ऊन, उन जंतुओं को हम लोग ऊन जिन जंतुओं से प्राप्त होता है उनके शरीर पर क्या पाया जाता है? बाल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? बाल पाए जाते हैं। याद रखना है, बाल पाए जाते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग बाल के बारे में। बाल की एक खासियत होती है कि जो भी बाल होता है, यह होता है ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। बाल जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक कुचालक होता है। जिस इसी के कारण, बाल के कारण इस सर्दी से यह बचते हैं। यह जो जंतु होते हैं सर्दी से बचते हैं। और यह बाल 2 प्रकार का होता है, जो इस जिसमें एक आता है बाल के टाइप में हम लोग देखेंगे दाढ़ी वाले रूखे बाल जो होते हैं। जैसे जो आप जंतुओं को देखेंगे उनके मुंह के पास जो बाल होते हैं बहुत कड़े होते हैं और रूखेपन में आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दाढ़ी वाले रूखे बाल। रूखे बाल। और और क्या होता है? त्वचा पर जो होते हैं, त्वचा पर ये मुलायम बाल। मुलायम बाल। याद रखना है। अब देखते हैं रेशम के बारे में हम लोग। अभी मैं इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बाल के बारे में देखेंगे आगे वाली स्लाइड पे। तो रेशम के बारे में नहीं, रेशम के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। पहले बाल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से बाल जो होता है कि सभी भेड़ें जो होती हैं ऊन नहीं देती हैं। बाल तो सब पर पाया जाता है, लेकिन सभी भेड़ें जो होती हैं, सभी भेड़ ऊन नहीं देती हैं। सभी भेड़ ऊन ऊन नहीं देती हैं। याद रखिएगा, नहीं देती हैं। यह एनसीईआरटी में दिया गया है। याद रखना है। अब देखते हैं कि एक चयनात्मक भेड़ों में एक चयनात्मक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्रजनन। भेड़ों में एक चयनात्मक प्रजनन होता है। वह कैसे होता है? तो उसको हम लोग अगली स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ पे
जैसे क्या होता है कि जो अधिक ऊन, अधिक जो होती है, अधिक ऊन देने वाली भेड़ है, ऊन वाला, ऊन देने वाला नर भेड़, नर भेड़ जो होता है, और एक होती है मादा भेड़, मादा, मादा कोई भी होगा चलेगा, लेकिन अधिक ऊन देने वाला अधिक भेड़ होना चाहिए। जो भी भेड़ होगा वह अधिक ऊन देना चाहिए। तो इसका जो प्रजनन करके जो भी बच्चा बनेगा, जो बच्चा बनेगा वो क्या करेगा, अधिक ऊन देगा। क्या करेगा, अधिक ऊन पैदा करेगा, ऊन पैदा करेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चयनात्मक, चयनात्मक प्रजनन, प्रजनन बोलते हैं, चयनात्मक प्रजनन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चयनात्मक प्रजनन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ऊन कैसे तैयार होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ऊन कैसे तैयार होता है, ऊन कैसे तैयार होता है, ऊन कैसे तैयार होता है, तैयार होता है, इसको हम लोग देखेंगे, ऊन कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है कि मान लीजिए कोई ये भेड़ है, यह भेड़ मान लीजिए है, और यह मान लीजिए भेड़ है, इसके इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं, पूरे बाल हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भेड़ के बाल को, भेड़ के बाल को अलग करते हैं। क्या करते हैं, भेड़ के बाल को भेड़ के शरीर से अलग करते हैं, अलग करते हैं। याद रखना है, सबसे पहले भेड़ के बाल को भेड़ के शरीर से अलग करते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, साफ करते हैं, साफ करते हैं। और साफ करने के बाद क्या बनाया जाता है, तो बनाया जाता है धागा, और इसी धागे से क्या बनता है, वस्त्र बनाया जाता है। याद रखिएगा कि वस्त्र को तैयार किया जाता है, वस्त्र तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, वस्त्र को तैयार किया जाता है। सबसे पहले भेड़ के शरीर से भेड़ के बाल को अलग करेंगे, भेड़ के बाल को अलग करेंगे, उसके बाद साफ करेंगे, साफ करने के बाद क्या करेंगे, धागा बनाएंगे, और धागा बनाने के बाद हम लोग वस्त्र का निर्माण कर लेते हैं। याद रखना है, ये स्टेप होता है इसका। आगे हम लोग देखेंगे, अब अगली स्लाइड पर हम लोग देखेंगे ऊन, उसके बारे में, रेशम के बारे में। इसके बारे में, रेशम के बारे में, रेशम के बारे में। रेशम क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है। तो रेशम भी एक प्रकार का एनिमल फाइबर है, एनिमल फाइबर है। याद रखना है, एनिमल फाइबर है। जानतो रेशे इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जानतो, जानतो रेशे, जानतो रेशे बोलेंगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग रेशम किससे प्राप्त होता है। तो मादा रेशम कीट जो होती है, रेशम कीट जो होती है, रेशम कीट जो मादा वाली होती है, उससे क्या होता है, यह अंडा देती है। क्या करती है, अंडा देती है, अंडा देती है। यह अंडा क्या करता है, यह अंडा किस पर देती है, तो यह अंडा देती है किस वृक्ष के पत्ते पर, तो सहतूत के पत्तों पर, सहतूत के, सहतूत के पत्तों पर। याद रखिएगा, सहतूत के पत्तों पर यह अंडा देती है। और यह अंडा क्या होता है कि अंडे से निकलता है लार्वा। क्या निकलता है, लार्वा, लार्वा निकलता है,
लार्वा निकलता है और ये लार्वा आगे चल के क्या बनता है, प्यूपा, प्यूपा बनता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, प्यूपा के बाद क्या बनता है, कोकून, कोकून बनता है। कोकून बनता है और यही कोकून, यही कोकून क्या होता है, यही कोकून जो होता है एक ढोलक का रूप, जैसे आप लोग देखेंगे कि जो कोकून होता है जिसमें धागे जैसी संरचना जो होती है, इसको मैं आप लोगों को बता देने की कोशिश करूंगा। इस तरह से पूरे धागे जैसे यह लिपटा हुआ होता है कोकून में, इस तरह से पूरा इसी में गोल गोल घुमा हुआ होता है। तो इस कोकून को क्या करते हैं हम लोग कि गर्म पानी में, जब कोकून, कोकून को हम लोग क्या करते हैं, जब जब इसी कोकून को हम लोग गर्म पानी में, गर्म पानी में उबालते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं, तो यह कोकून क्या होता है कि मर जाता है। यह कोकून क्या होता है, मर जाता है। याद रखिएगा, कोकून मर जाता है। और कोकून के मरने के बाद, कोकून के मर जाने के बाद, इसी के मर जाने के बाद क्या होता है कि प्राप्त होता है रेशम। इसी के मर जाने के बाद प्राप्त होता है रेशम। कोकून के मरने के बाद प्राप्त होता है रेशम। तो याद रखिएगा, पूछता है कि रेशम किस, रेशम जो होता है, रेशम कीट के किस भाग से प्राप्त होता है, तो कोकून से प्राप्त होता है, कोकून वाले से प्राप्त होता है। और देखिए, कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया जो होती है, कोकून से जो धागा निकालने की प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रीलिंग। क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। याद रखिएगा। अब देखिए, यह जो अंडा होता है, अंडा के बाद जो लार्वा बनता है, ये जो लार्वा होता है ना, यह शहतूत के पत्तों को खाता है, शहतूत के पत्तों को खाता है। और कितने दिन में खाता है यह भी पूछ सकता है, तो 20 दिनों के अंदर 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 खा के ख़त्म कर देता है। याद रखिएगा, यह प्रक्रिया होती है। सबसे पहले रेशम कीट जो होता है मादा वाला, वह अंडा देता है शहतूत के पत्तों पर, और शहतूत के पत्तों से लार्वा का विकास होता है। लार्वा पीपा के रूप लेता है, पीपा कोकून का रूप लेता है। कोकून एक धागे नुमा संरचना होती है, और धागे नुमा संरचना को जब हम लोग उबालते हैं तो यह मर जाता है, और मरने के बाद रेशम प्राप्त होता है। और रेशम प्राप्त होता है तो रेशम प्राप्त करने के बाद जो धागा जैसे निकालते हैं, तो इस वाली प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रीलिंग। क्या बोलते हैं, रीलिंग। याद रखिएगा, हम लोग बोलेंगे इस वाली प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रीलिंग। समझ में आई बात। इससे ज़्यादा मुझको लग रहा है कि कोई समझा नहीं सकता है। मैं आप लोगों को जो चीज़ बता रहा हूँ उसको पूरे ध्यान तरीके से सुनेंगे और लिखेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से साइंस तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं कि कुछ जो रेशम होते हैं उनके राज्य और उनकी गुणवत्ता क्या होती है, किस राज्य में पाए जाते हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी होती है, खराब होती है या अच्छी होती है, तो और उनकी नस्ल का नाम क्या है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो हम जैसे एक कॉलम बनाते हैं, 3 कॉलम बनाएंगे, यहाँ से 3 कॉलम बनाएंगे और एक में हम लोग लिखेंगे इस तरह से, आप लोग भी बना लीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नस्ल। क्या लिखेंगे, नस्ल लिखेंगे। नस्ल के बाद हम लोग लिखेंगे गुणवत्ता, गुणवत्ता। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे राज्य। क्या लिखेंगे, राज्य। देखिए, पहले हम नस्ल लिख लेते हैं। नस्ल होती है लोही, लोही नस्ल होती है। फिर उसके बाद रामपुर बुशायर। क्या होती है, रामपुर बुशायर एक नस्ल होती है, बुशायर होती है। रामपुर बुशायर। फिर उसके बाद होती है नाली। फिर उसके बाद होती है बखरवाल, बाखरवाल। क्या होती है, बाखरवाल होती है। मारवाड़ी होती है, मारवाड़ी होती है। पाटनवाड़ी होती है, पाटनवाड़ी होती है। अब देखेंगे कि इसकी गुणवत्ता लोई, रामपुर बुशायर, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, इसकी गुणवत्ता क्या होती है, तो इसकी गुणवत्ता के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसकी गुणवत्ता होती है अच्छी होती है। और यह पाई कहाँ जाती है, तो यह पाई जाती है राजस्थान में।
राजस्थान को हम लोग RJ लिख लेंगे डायरेक्ट। और इसकी गुणवत्ता क्या होती है, भूरी ऊन होती है, भूरी ऊन होती है। अरे यार मैं इस रेशम के बारे में बता था, यह ऊन की नस्ल है, ऊन है, ऊन है, याद रखिएगा ये सब ऊन है। और यह पाया जाता है, भूरी ऊन होती है, यह यूपी में पाया जाता है, यूपी में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब नाली जो होता है, इससे इससे इसको हम लोग बोलते हैं गलीचे की ऊन। क्या बोलते हैं, गलीचे की ऊन। क्या बोलते हैं, गलीचे की ऊन, गलीचे की ऊन बोलते हैं। और यह ऊन कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है राजस्थान, यूपी, यूपी के बाद पाया जाएगा पंजाब में, पंजाब में पाया जाता है। बाखरवाल जो होती है, इससे तैयार किया जाता है ऊनी शाल। और यह पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। और उसके बाद होती है उसके बाद होती है मारवाड़ी, मारवाड़ी से बनता है मोटी शाल, मोटी शाल बनता है। और यह पाया जाता है गुजरात में। और पाटनवाड़ी जो होती है हौजरी के लिए बनाई जाती है, हौजरी जो होता है उसके लिए तैयार किया जाता है, हौजरी के लिए। तो ये अभी पाया जाता है जम्मू कश्मीर, गुजरात में, गुजरात में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो ऊन होता है, यह हमारे लिए एक व्यावसायिक संकट होता है। यह ऐसा नहीं कि ऊन फायदा ही करता है, यह एक संकट भी पैदा करता है। क्या क्या संकट पैदा करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह संकट पैदा करता है। और यह संकट कैसा पैदा पैदा करता है, तो यह संकट पैदा करता है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स नामक बीमारी से। एंथ्रेक्स नाम बीमारी आप लोग सुने होंगे, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स नामक बीमारी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो देखिए एंथ्रेक्स बीमारी जो होती है, यह सॉटर्स रोग भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सॉटर्स रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग, सॉटर्स, सॉटर्स रोग, सॉर्टर्स रोग भी हम लोग बोलते हैं। कौन सा रोग, सॉर्टर्स रोग भी इसको हम लोग बोलते हैं। और ये एंथ्रेक्स इसके कारण होती है, तो जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है, जीवाणु जनित है, याद रखिएगा, जीवाणु जनित बीमारी है। और यह किसको होती है, तो यह जो होती है ऊन की, ऊन की जो लोग, ऊन की जो लोग छटाई करते हैं, छटाई करते हैं, छटाई करते हैं, उनको होती है, छटाई करते हैं उन्हीं को होती है, याद रखिएगा। जो लोग छटाई करते हैं उनकी होती है। जैसे क्या होता है ना कि जो छटाई करने वाले मजदूर होते हैं, जो लोग छटाई करते हैं वो तो क्या होते हैं, मजदूर होते हैं, मजदूर होते हैं। और ये मजदूरी करते हैं, इन्हीं लोगों को ये बीमारी होती है। अब देखिएगा यह एंथ्रेक्स किन किन मजदूरों को हो सकती है, तो एंथ्रेक्स जो होती है कई जगह ऊन के कारखानों में, ऊन के कारखानों में तो अभी आप लोग सुन लिए होंगे। और कोयले की खान में काम करने वाले, देखिए ऊन ऊन के कारखाने में काम करने वाले जो भी मजदूर होते हैं उनको एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स होता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मजदूरों के लिए जो भी जो संकट होते हैं, मजदूरों के लिए कई और बीमारियां होती हैं। वह कौन कौन सी होती हैं, तो कोयले की खान में काम करने वाले को, कोयला की खान में, कोयला की खान में जो लोग काम करते हैं, कोयला की खान में काम करने वाले को होता है ब्लैक लंग्स। कौन सी डिजीज, ब्लैक, ब्लैक लंग्स, ब्लैक लंग्स होता है। और सीमेंट उद्योग में जो लोग मजदूर काम करते हैं, सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग में काम करने वाले को कौन सी बीमारी होती है, तो सीलियोक्योसिस, साइटोसीलियोक्योसिस होता है। यह कौन सा रोग होता है,
क्योसिस, क्योसिस नाम की बीमारी होती है। अब देखते हैं एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स का हम लोग क्या करते हैं, एंथ्रेक्स को हम लोग जैविक वेपन के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैविक जैविक हथियार के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह बायोलॉजिकल वेपन के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। बायोलॉजिकल वेपन का मतलब कि क्या होता है कि इसके बम भी बनाए जाते हैं और यह एक पूरे देश को ऐसे चुटकियों में ख़त्म करने का मतलब ऐसा होगा कि बस आदमी मर जाएंगे और सामान जो होगा बचा रहेगा। जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसे बम बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे बम हैं जो जैविक बम होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं बस वही मर जाते हैं, कोई पैदा ही नहीं होगा, कोई जीव जंतु बचेगा ही नहीं। और वहाँ पे क्या होगा, जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं वो सेफ होती हैं। याद रखिएगा, वहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं वह सेफ होती हैं और वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, वहाँ के जो जीव होते हैं वह मर जाते हैं। याद रखिएगा, वो वहाँ के जो जीव होते हैं, जीव जो होते हैं वह मर जाते हैं और वस्तुएं सेफ में बची होती हैं, पूरी सेफ होती हैं। अब हम लोग देखेंगे स्वेटर में जो भी वायु होती है वह वहाँ से मतलब वो स्वेटर जो होता है, हमारे जो स्वेटर मम्मी भी जो बुनती हैं, जो ठंड सर्दियों के दिनों में हम लोग पहनते हैं, वो जो स्वेटर होते हैं हमें क्यों गर्मी देते हैं, स्वेटर जो होते हैं हमें गर्मी क्यों देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्वेटर के जो भी जैसे इस जालीनुमा होता है, इस तरह से मान लीजिए कि है, मैं आप लोगों को बना देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से इस तरह से आप स्वेटर देखे होंगे तो इस तरह से कई परत में बोल रहा हूँ, इस तरह से बना होता है। अब क्या होता है कि इसमें जो होता है वायु जो होती है इसी में फंस जाती है, वायु जो होती है इसी में फंस के रह जाती है, और यह एक परत बना लेती है, वायु जो होती है इन्हीं ऊनों के बीच में फंस के रह जाती है और एक परत बना लेती है, जिससे क्या होता है कि बाहर का तापमान अंदर नहीं जा पाता है और अंदर का तापमान बाहर नहीं आ पाता है। मान लीजिए कि इधर नीचे शरीर है और ऊपर से वायुमंडल का तापमान है, तो यह बाहर अंदर नहीं जा पाएगा और अंदर का तापमान होगा, शरीर के अंदर का तापमान जो होता है वो पूरा बाहर नहीं निकल पाता है। तो जिससे क्या होता है कि एक ऐसी संरचना बन जाती है जिससे हम लोग को ठंड नहीं लगती है। तो हम लोग बोलते हैं कि स्वेटर जो है हम लोग को सर्दी से बचा लिया है, सर्दी से बचाता है, सर्दी से बचा लिया है। याद रखेंगे, सर्दी से बचा लिया है। और सर्दी से बचाता नहीं है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि दिनों में आप लोग दो मोटे मोटे रजाई ओढ़ने से बढ़िया है कि आप लोग दो मोटे मोटे रजाई ओढ़ने से बेहतर है कि दो पतले पतले कंबल को ओढ़ लीजिए। इस तरह से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस तरीके से दो पतले पतले कंबल को ओढ़ लेंगे। मान लीजिए कि यह रजाई है और यह भी रजाई है और यह क्या है, कंबल, यह भी है कंबल, यह कंबल 1, यह कंबल 2, यह रजाई 1, यह रजाई 2। दो मोटे रजाई को ओढ़ने से बेहतर दो नहीं एक, यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ। यहाँ पे एक मोटी रजाई ओढ़ने से बेहतर है कि यहाँ पे दो हम लोग पतले पतले कंबल को ओढ़ लें। और दो पतले कंबल को ओढ़ेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में क्या होगा कि यह इन दोनों के बीच में हवाओं का जो है, हवाएं बंद के रह जाएंगी, ना अंदर जा पाएंगी ना बाहर जा पाएंगी। तो इससे क्या होगा, ठंड कम लगती है। याद रखना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया रेशम कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ रेशम जो है, रेशम की शुरुआत जो है, रेशम पालन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। रेशम पालन सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। याद रखना है, रेशम जो है सबसे पहले चीन में पाला गया था।
और ऊन जो है ऊन ऊन जो है ऊंट और लामा से भी प्राप्त किया जाता है। ऊन जो है ऊंट ऊंट और लामा ऊंट और लामा से भी प्राप्त किया जाता है। एक सवाल होता है कि किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ऐसा सवाल होता है। तो यह होता है ऊंट और लामा, यही दोनों एक्सेप्शन होते हैं, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऐसा ही होता है, या मैं उल्टा बता दिया हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे हीट, इसके बारे में देखेंगे, हीट के बारे में। हीट मतलब उष्मा, उष्मा के बारे में हम लोग देखेंगे। हीट के बारे में देखेंगे तो तापमान मापने वाले को हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, तापमान मापने वाले को, ताप मापने वाले को हम लोग बोलते हैं, ताप मापने वाले को हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर। ताप मापने वाले को हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर बोलते हैं। और ताप ताप का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है, वह क्या होता है, कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी होता है। और इसको हम लोग जूल में भी, ताप का मात्रक कैलोरी नहीं होता है यार, ताप का तो केल्विन होगा, उष्मा का होता है कैलोरी। यहाँ से गलती हो गई, यहाँ से गलती हो गई। उष्मा का, ताप का केल्विन होगा, केल्विन होगा। और उष्मा का जो होता है, हीट का, यह कैलोरी होता है, कैलोरी होता है, याद रखना है। और उष्मा का मात्रक जूल भी होता है, जूल भी होता है, याद रखना है। एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.1 जूल। एक कैलोरी बराबर होता है 4.1 जूल। अब हम लोग देखेंगे शरीर के जो भी डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो शरीर का तापमान मापने के लिए, शरीर का तापमान, शरीर का ताप, शरीर का ताप मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर प्रयोग होता है, तो डॉक्टरी, डॉक्टरी, डॉक्टरी थर्मामीटर, थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है। और इस डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है, तो यह रेंज होती है 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर, 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच, याद रखना है। और वही चीज़ फ़ारेनहाइट में होता है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके बीच यह होता है। याद रखना है कि 37 डिग्री से 42 डिग्री, 37 डिग्री से 42 डिग्री और 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, इसका टेम्परेचर मापा जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर का। और तापमान को मापने की जो भी इकाइयाँ होती हैं, 4 होती हैं, वह कौन कौन सी चीज़ 4 होती हैं, तो यह होती है सबसे पहले सेल्सियस, सबसे पहले कौन होती है, सेल्सियस, सेल्सियस होता है। फिर उसके बाद होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद होता है र्यूमर, फिर उसके बाद होता है केल्विन, केल्विन होता है। इसका एक बहुत फेमस फार्मूला होता है, इसका बहुत फेमस फार्मूला होता है C/5 F-32/9 K-273/5 और R/4। यहाँ से R/4 यह फार्मूला होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, यह फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस फार्मूले के द्वारा सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। कन्वर्ट करने के लिए तो कभी कभी सेल्सियस के बारे में दे देगा। और एक चीज़ और है कि कभी कभी डायरेक्ट देता है, बोलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है,
और फिर अगर केल्विन को दे देगा तो उसको बदलना है, केल्विन को बदलना है जी सेल्सियस में, सेल्सियस में बदलना है। तो हम लोग देखेंगे कि सी छोटा है और के बड़ा है। तो जब हम लोग को कभी भी सी से के की तरफ जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, 273 जोड़ देंगे। मैं उल्टा लिख दिया हूँ, 273 उसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। और जब वही के बड़ा है और सी छोटा है, इसके इधर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम लोग इसमें से इसमें से -273 घटा देंगे। याद रखना है। तापमापी के जो भी प्रकार होते हैं उसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। तापमापी के प्रकार देखेंगे हम लोग, प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे, तापमापियों के प्रकार हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रकार होता है द्रवमापी। द्रव द्रव तापमापी होता है। इसमें कौन 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 सी चीज़ प्रयोग होती है। द्रव तापमापी में सबसे पहले प्रयोग होता है पारा और एल्कोहल। कौन सी चीज़ प्रयोग होता है, एल्कोहल प्रयोग होता है। पारा और एल्कोहल प्रयोग होता है। फिर उसके बाद आता है गैस तापमापी मापी। कौन आता है, गैस तापमापी। तो इसमें कौन सी गैस प्रयोग होती है, इसमें गैस प्रयोग होती है हाइड्रोजन, और कौन सी एक गैस होती है, नाइट्रोजन। यही दोनों गैसें प्रयोग होती हैं। अब देखिए पारा का टेम्परेचर यहाँ पर देख लेंगे। पारा का टेम्परेचर होता है -39 डिग्री सेल्सियस, और एल्कोहल का टेम्परेचर होता है -115 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे हाइड्रोजन का टेम्परेचर जो होता है 500 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे नाइट्रोजन का जो भी टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। अब हम लोग देखेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर एक होता है, वो भी मापने का काम करता है। डॉक्टरी थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर होता है जो, उसमें हम लोग कितना नापते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ। इधर कहाँ गया, 37 से 42 डिग्री। 37 से कितना है, 37 से 42 डिग्री, और 194 से 194 से 108 डिग्री के बीच। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 94 फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच बुखार को प्रयोग करते हैं। अब एक और होता है पायरोमापी। पायरो पायरोमापी होता है। पायरोमापी क्या काम करता है, तो यह कोई भी वस्तु जो है, यह किस प्रकार करता है, तो पूर्ण विकिरण के सिद्धांत पर काम करता है। विकिरण के सिद्धांत पर काम करता है, विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग होता है, तो जो जिसका तापमान अधिक होता है, अधिक तापमान को मापता है। और उस वस्तु को मापता है जो वस्तु दूर होती है, उस वस्तु के तापमान को मापता है जो वस्तुएं दूर होती हैं, जैसे सूर्य और तारे। याद रखिएगा, सूर्य और तारे का तापमान मापने का कार्य करता है कौन सी चीज, पायरोमापी। याद रखना है, पायरोमापी। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पूरे विश्व में न्यूनतम तापमान तो संभव है, न्यूनतम तापमान तो संभव है, लेकिन अधिकतम तापमान संभव नहीं है। अधिकतम तापमान संभव नहीं है, या इनफाइनाइट हो सकता है। याद रखिएगा, लेकिन न्यूनतम तापमान -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा। याद रखना है, -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे, -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे नहीं जाएगा।
तो चलिए यहाँ से देखेंगे ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में। ऊष्मा स्थानांतरण उसे बोलते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण जो होता है, ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण उसे बोलते हैं जैसे एक स्थान से ऊष्मा का दूसरे स्थान तक चले जाना, ए से बी तक चले जाना ही ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ से रोड, एक रोड नहीं लेते हैं, यहाँ से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक राड ले लेते हैं हम लोग, इसका, लोहे का, और इसको हम लोग एक साइड से गर्म करते हैं, एक साइड से हम लोग इसको गर्म करते हैं। या आग लग गई, आग लग गई, इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे दूसरी तरफ भी गर्म हो जाता है। हम लोग ए पॉइंट को यदि गर्म करते हैं तो बी पॉइंट तक भी गर्मी पहुँच जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यह कैसे हुआ, तो ऊष्मा के स्थानांतरण के वजह से ही हुआ है। याद रखना है, ऊष्मा के स्थानांतरण के वजह से ही हुआ है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की कुछ विधियाँ भी होती होंगी। तो ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ कितनी होती हैं, तो 3 विधि होती है। सबसे पहली विधि जो होती है, विधियाँ हम लोग लिखेंगे, विधियाँ लिखेंगे, तो सबसे पहली विधि जो होती है वह होती है चालन, वह होती है चालन। फिर उसके बाद होती है विकिरण, फिर उसके बाद नहीं, चालन के बाद संवहन होगा, विकिरण नहीं होगा। चालन के बाद संवहन, फिर उसके बाद क्या होगा, विकिरण, विकिरण होती है। चालन जो होती है वह कहाँ पर चल सकती है, तो केवल ठोस में ही चलेगी, केवल ठोस में ही चलेगी। संवहन जो होगी द्रव और गैस दोनों में चलेगी। और यह जो होगी विकिरण जो होती है वह केवल निर्वात में चलती है, निर्वात में चलती है। तो चलिए देखते हैं अगले पेज पर, हम लोग अगले पेज पर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, हाँ, ये हो गया है कि इसकी ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो इसके बाद देखेंगे कि चालन, चालन में क्या होता है, यहाँ से देखेंगे चालन, इस विधि में क्या होता है। तो चालन में क्या होता है कि चालन में जो होता है, अणु जो होते हैं, अणु जो होते हैं अपना स्थान नहीं बदलते हैं, अपना स्थान नहीं बदलते हैं। याद रखना है। जैसे में एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल इसका होगा लोहे की छड़ को गर्म करना, लोहे की छड़ को गर्म करना। याद रखना है कि जब हम लोग लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि इसमें अणु जो होता है आपस में स्थान नहीं बदलते हैं। याद रखना है। अब उसके बाद जो होते हैं संवहन, संवहन में क्या होता है, संवहन में क्या होता है, संवहन में अणु अपना स्थान बदल देते हैं, अणु स्थान बदलता है। याद रखना है, स्थान बदलता है। और इसका एग्जाम्पल हो, इसमें जो संवहन की प्रक्रिया होती है या किस किस चीज़ों में होती है, तो द्रव और गैस दोनों में होती है, द्रव और गैस दोनों में होती है, द्रव और गैस दोनों में होती है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें जब हम लोग द्रव या गैस दोनों में से किसी एक या दोनों को हम लोग जब भी गर्म करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो अणु होते हैं, अणु हमेशा, अणु हमेशा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ गति करते हैं, गति करते हैं। जैसे जब हम लोग पानी, पानी का गर्म करना, यहाँ से पानी का गर्म करना एग्जाम्पल है इसका, गर्म करना, गर्म करना
या इसका होगा वायुमंडल, वायुमंडल का गर्म होना। आगे हम लोग देखेंगे विकिरण जो होता है, विकिरण जो होता है यह विकिरण निर्वात में होता है। विकिरण जो होता है निर्वात में होता है। और इसका एग्जाम्पल होगा सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर आना। सूर्य की किरणों का, देखिए विकिरण मतलब देखिए यहाँ से अब मान लीजिए कि सूर्य है और यहाँ एक पृथ्वी है, पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य है। तो यहाँ से जो किरणें होती हैं आती हैं, तो यह बीच में जो होता है स्थान यह निर्वात होता है। यहाँ पे वायु नहीं होती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर वायु नहीं होती है उसी को हम लोग निर्वात बोलते हैं। और निर्वात में जो होता है सूर्य की किरणें चल सकती हैं और यह एक विकिरण का माध्यम है। देखिए एक और चीज पूछ देता है, चालक और कुचालक किसे कहते हैं। इसको तो बस उसी तरह सुन लीजिए कि जैसे चालक जहाँ पर उष्माएं जो होती हैं, चालक जो होता है, जैसे चालक जो होती है, चालक में क्या होता है ऊष्मा का संचरण हो सकता है आसानी से। ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है। और कुचालक में क्या होता है, कुचालक में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है। ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है, याद रखना है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो जल होता है, शुद्ध जल, जल और वायु यह दोनों कुचालक होते हैं, याद रखिएगा, कुचालक होते हैं। यह पूछा था, यह टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछ दिया था, जल और वायु को लेकर। जल और वायु को लेकर यह पूछ दिया था कि निम्न में से कौन सा कुचालक है, और उसमें जल दिया था। लोगों ने समझा कि जल में तो जल तो सुचालक है, लेकिन यह जल जब अशुद्ध होता है तब अशुद्ध होता है, जब यह अशुद्ध होता है तो यह चालक का काम करता है, लेकिन जब यह अशुद्ध नहीं होगा तो यह कुचालक का काम करता है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे स्थल समीर और समुद्र समीर। स्थल समीर किसे कहते हैं, स्थल समीर और समुद्र समीर। स्थल समीर और समुद्र समीर। स्थल समीर कब चलता है, तो यह रात में चलता है। स्थल समीर रात में चलता है, रात में चलता है। और समुद्र समीर क्या है, समुद्र समीर दिन में चलता है, दिन में चलता है। स्थल समीर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं स्थल, और यहाँ पे हो गया सागर। और हम लोग यहाँ पे ले लिए सागर, और यहाँ पे हम लोग ले लिए स्थल। ये हो गया स्थल,
ये हो गया समुद्र, फिर इधर समुद्र, और ये हो गया स्थल। याद रखना है। तो स्थल समीर में क्या होता है कि स्थल समीर में जो समीर होती है यह स्थल से समुद्र की ओर चलती है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। और यह कैसी होती है, यह गर्म होती है। कैसी होती है, यह गर्म होती है। और समुद्र समीर में क्या होता है कि यह समुद्र से स्थल की ओर चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। और यह कैसी होती है, तो यह ठंडी होती है। याद रखना है। जब देखिए समुद्र से पानी की तरफ से स्थल की ओर चलेगा तो ठंडा ही होगा, और जब यह स्थल से समुद्र की ओर चलेगा तो यह गर्म ही होगा। याद रखना है। जब लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि रात और दिन में कन्फ्यूजन होगा। रात में क्या होता है, गर्म हवाएं चलेंगी समुद्र की ओर, और दिन में क्या है, ठंडी हवाएं चलेंगी समुद्र से स्थल की ओर। याद रखना है। कुछ नोट्स में लिख लीजिएगा। कुछ नोट्स में क्या होता है कि जो रंगीन कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़े जो होते हैं, रंगीन कपड़े जो होते हैं ज़्यादा ऊष्मा को सोखते हैं। क्या होता है, ज़्यादा ऊष्मा को ज़्यादा सोखते हैं। ऊष्मा को ज़्यादा सोखते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि जब इसीलिए क्या होता है कि गर्मी के दिने में, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं लोग। या साइंस है, देख लीजिए। गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा पहनने का रीज़न होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़ा क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है ऊष्मा को और ज़्यादा सोखता नहीं है। अब एक और चीज़ है कि हम लोग यहाँ से एक मोटी रजाई, एक मोटी रजाई से कंपेयर करेंगे। रजाई, रजाई की ऊष्मा जो होगी हमेशा कम होगी दो पतले, दो पतले कंबल से, कंबल से। याद रखना है कि यदि आप लोग एक मोटी रजाई ओढ़ते हैं सर्दी के दिनों में और वहीं पर दो कंबल ओढ़ लेते हैं सर्दी के दिनों में, तो दो कंबल आप लोगों को, पतले कंबल आप लोगों को ज़्यादा फायदा करेंगे। याद रखना है। एक मोटी रजाई के बदले दो कंबल ले लीजिए, आराम से ओढ़कर सो जाइए। और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जो प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला थर्मामीटर है, थर्मामीटर है, उसकी रेंज कितनी होती है, उसकी रेंज होती है माइनस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। याद रखना है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। समझ रहे हैं। तो यहाँ तक हुआ यह चैप्टर समाप्त पूरी तरीके से, और आप लोगों ने यह सब पढ़ लिया है। यहाँ से देख लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे हम लोग। रेशम से स्टार्ट किए, फिर उसके बाद रेशम किसमें कैसे ब्रीडिंग होता है, इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग करने पर क्या होता है कि जैसे अधिक ऊन देने वाला जो नर भेड़ होता है उससे क्या होता है, उससे उससे क्या होता है, एक मादा भेड़ का प्रजनन करवाया जाता है। और प्रजनन करवाने पर जो भेड़ पैदा होगा वह क्या होगा, अधिक ऊन देगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। याद रखना है। फिर उसके बाद क्या है कि ऊन कैसे तैयार होता है इसको देखे हैं हम लोग। फिर उसके बाद है रेशम, रेशम कैसे तैयार होता है इसको देखे हैं। ऊन की कितने वैरायटी होता है उसको देखे हैं। फिर उसके बाद देखे हैं
कि एंथ्रेक्स से कौन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट में शामिल कर लीजिएगा, IMP इम्पोर्टेंट में शामिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कौन है कि स्वेटर में गर्मी क्यों लगती है, उसको हम समझाए हैं। फिर उसके बाद ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा के बाद जो है सब देखे हैं आप लोग, इधर से देखते गए हैं। तो मुझको लग रहा है कि अच्छी खासी स्लाइड बन चुकी है और यहाँ तक क्लास हुई समाप्त। अगले दिन हम लोग देखेंगे, अगले दिन हम लोग देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण, लवण को देखेंगे हम लोग। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कल अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, यानी अगली वीडियो में। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, 2-4 दोस्तों को हो सके तो भेज दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा और सबका फ़ायदा होगा। मैं देखिए अभी जो है इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता रहूँगा, यदि आप अपना सहयोग देंगे तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपने माता पिता का भी ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, और जो भी है वो सब चलता रहेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक सफल होने का कोई चांस नहीं है। 1%, 0.00001% भी चांस नहीं है कि आपको सफलता मिल जाए जब तक आप नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो इतनी भी संभावना नहीं मत रखिएगा कि आपको भगवान भरोसे मुझको नौकरी मिल जाए या कहीं सफलता मिल जाए, तो इतना नहीं है कि मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि 1% भी संभावना हो तो कूद पड़ो, मुझको तो ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ने से इतनी भी संभावनाएं नहीं होती हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।